Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to cover lecture number 18 of MGT 501 Human Resource Management. The last lecture in the philosophy of recruitment, we covered internal and external sources, and internal sources include promotion, transfer, job posting, talent increase. इसके फायदे हमने देखा कि public relations, filter morale, encourage ambitious employees, cheaper, non-candidate better, no candidate better, already specialized, ट्रेनिंग एक्सेट्रा. लेकिन इसके डिसएडवांटेज हमने देखे थे, इसको देखेंगे. डिसएडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेज, ठीक है. डिसएडवांटेजेस हमने देखे थे कि मिस गुड आउटसाइड टैलेंट, नो न्यू आइडियाज, हैव टू ट्रेन टेक्नोलॉजी, स्किल अपग्रेड्स एक्सेट्रा. देन एक्सटर्नल में हमने देखा था स्कूल प्लेसमेंट में, ट्रेड एसोसिएशंस में, फॉरेन नेशनल्स, एक्विजिशंस, mergers, walk-in applicants, traditional media, employee referrals, employment agencies, internet, etc. इसके हमने फायदे देखे थे. Bring in new ideas, may make achieving affirmative action goals, those are easier, can handle rapid growth, get people with up-to-date education and training, and shake up the organization. और लेकिन इसके फायदे नुकसान ये था, इट कैन बी मोर एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग, हायरिंग में अंदर मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, क्योंकि कई लोग जिन्हें कॉस्मेटिक तरीके से तैयारियां करके आ जाते हैं और ऊपर शो ऑफ करते हैं, और लेकिन अंदर से उस लिहाज से एक्चुअली उनकी क्वालिफिकेशन तो होती है लेकिन उसकी कैपेबिलिटी इस तरह की नहीं होती. इसमें रिड्यूस प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज, और ये सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज जो आता है एक्सटर्नल में, जो लोग पहले एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं और वो इसी उम्मीद में होते हैं कि उनको फर्दर प्रमोशंस मिलेगी और वो आगे प्रोग्रेस करते जाएंगे. लेकिन इस केस में जब ऐसा नहीं होगा तो वो उनको ब्लॉकेड लग जाएगा, क्योंकि जो प्रमोशन की जब उनकी बारी आई और आउटसाइडर बंदे ने एंट्री कर दी और वो इंटरनल जो है ना, वो एक डिससेटिस्फैक्शन वाला माहौल पैदा हो जाएगा, लोगों के अंदर इंटरेस्ट कम हो जाएगा और जो है ना वो प्रॉब्लम एरिया ज़्यादा स्टार्ट हो सकते हैं. देन प्रोवाइडेड बेसिक इंफॉर्मेशन, दे मस्ट बी वर्क रिलेटेड, वर्क हिस्ट्री, इंडिकेट एबिलिटी टू फॉलो डायरेक्शन. ज़ाहिर है उनको बेसिक इंफॉर्मेशन होती नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो आउटसाइडर आता है तो उनको एक टाइम कंज्यूम होता है कि उनको सोशलाइजेशन करने में भी टाइम लगता है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स का उनको पता नहीं होता, और ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का उनको पता नहीं होता, और उनके रिलेशनशिप और उस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड उनको अंडरस्टैंडिंग करने में नहीं पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है और मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है. Then his signatures are formed, drawn for later falsified permission to check background and work history, communicate implies at will, वो सारा देखना पड़ता है. Used to quickly obtain information about an application, positive behavior, sources of recruitment हमने देखा था, quantity of the application and quality of the application. इसको हमने देखा था कि एक क्वालिटी आप कैसे इंक्रीज कर लेते हैं. आपने एक मैनेजर मार्केटिंग की हायरिंग करनी है, मैनेजर मार्केटिंग की, अगर आपने आपके क्वालिफिकेशन रखते हैं, हाँ जी ही शुड बी एमएस मार्केटिंग, ठीक है, आप एक तरफ आप इधर रखते हैं कि एमबीए मार्केटिंग. अभी आप देखें, इस केस में आप देखें हो सकता है कि आपके पास 1000 एप्लीकेशन आ जाए, ठीक है, लेकिन एमएस जो है ना कंपैरेटिवली दुनिया कम होगी, आप इस केस में हो सकता है आपको 200 एप्लीकेशन है, ठीक है. तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली ही आपकी जो क्वालिटी है वो बेहतर होगी कि आपको एमएस लेवल के लोग अप्लाई करेंगे, और इसमें लोग अप्लाई करेंगे भी. अगर एमबीए भी कोई करता है तो एमबीए वाला ऑटोमेटिकली टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टिंग क्योंकि वो रिक्विजिट पूरा नहीं कर सकता. इसलिए आप देखेंगे कि उन्होंने सर्टेन प्री रिक्विजिट दिए होते हैं, इवन के बीच में वो कहते हैं जी इस बंदे की सो सर्टिफिकेशन भी होनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे. फर्ज किया एक बंदा एमएस प्रोजेक्ट है उसने किया है और उसने बाद में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल का सर्टिफिकेट पीएमआई से भी वो ले लेता है, और वो क्राइटेरिया में रखते हैं एमएस और साथ पीएमआई की सर्टिफिकेशन हो, ठीक है.
PMP वो क्वालिफाइड हो, PMP। अभी देखो ना फर्दर, अभी विद इन MS भी उन्होंने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया कि MS भी होना चाहिए और PMP भी होना चाहिए। अभी MS और PMP, अभी देखो MS फर्ज के 2, तो अभी PMP क्वालिफाइड बड़ी मुश्किल से आपको मिलने, तो और से तो 30 बंदे मिले, ये मैक्सिमम 50 बंदे आपको मिलेंगे जी MS PMP की हो और MSB की हो। तो आपने फर्दर क्वालिटी को रिफाइन कर लिया, तो आपको नहीं, आप अभी आपने जो फर्दर टेस्ट इंटरव्यू करने हैं टोटल 50 लोगों में से करने हैं, वेयर एज ऊपर 1000 लोग हैं और इसमें फर्दर, तो इस तरह करके आप क्वालिटी इंक्रीज कर लेते हैं। यील्डिंग रेशियो क्या है, कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एट वन स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस टू नंबर एट द नेक्स्ट स्टेज, हर स्टेज में जो उसके कंपैरिजन उसको यील्ड रेशियो आपको कहते हैं। अल्टरनेटिव हमने कहा था रिक्रूटमेंट क्या चीज है, आउटसोर्सिंग क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर रिस्पांसिबिलिटी फॉर एन एरिया ऑफ सर्विस एंड इट्स ऑब्जेक्टिव to an external service provider instead of internal employee. Contingent worker है, also known as a part-time, part-timer, temporary and independent contractor. Then जी professional employee organization में आते हैं overtime, the most commonly used method of meeting short-term fluctuations, वो आ जाती है advertisement। हमने देखा था कि क्या है, communicating the employees needs within the firm to the public through media such as radio, newspaper, television, industry publications and internet etc. यील्ड रेशियो में आ गई, आपने पढ़ लिया। इंटरनेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्रूटमेंट क्या है, जॉब वैकेंसी इज द फर्स्ट प्लेस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड लुक फॉर प्लेसमेंट इज विद इन इटसेल्फ। आउटसोर्सिंग क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग रिस्पांसिबिलिटी फॉर एन एरिया ऑफ सर्विस एंड आउट्स ऑब्जेक्टिव टू एन एक्सटर्नल सर्विसेज। Contingent workers are known as the part-timer, temporaries, and independent contractors. Internship, special form of recruitment that involves placing a student in a temporary job. Internship आपने देखा है कि बंदा आपको sort of temporary job मिल जाती है, उसमें आप जाके सीखते हैं। बेसिकली इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आप सीखते हैं, उसमें पेड भी हो सकती है, अनपेड भी हो सकती है। तो यूजली अनपेड ही होती है, पेड बहुत कम होती है। अगर ओवरऑल हो भी तो कुछ परसेंटेज लोगों को कुछ क्राइटेरिया वो सेट कर लेते हैं, उसमें पेड हो सकती है, वो थोड़े से पैसे होते हैं, बाकी अनपेड ही होती है। देन रिक्रूटमेंट की हम बात करते हैं, प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग पोटेंशियल जॉब एप्लीकेंट्स फ्रॉम द अवेलेबल लेबर फोर्स। तो अगर हम देखेंगे बिल्स की सिलेक्शन, वेल आई गेट अ जॉब सिलेक्शन के बेस पे हम बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया, एजुकेशन, कॉम्पिटेंसी क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, स्किल एंड एबिलिटीज क्या है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देन आप पिकिंग फ्रॉम द एप्लीकेंट पूल, उसमें आप देख लेते हैं रिक्रूटमेंट एवैल्यूएशन देखते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, स्टैंडर्ड पैटर्न है, स्टेप 1 स्टेप है, इनफॉर्म एप्लीकेंट्स आए थे। सिलेक्शन प्रोसेस में इसको जरा डिटेल में हम देखते हैं। इट इज प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ एप्लीकेंट्स दोज इंडिविजुअली बेस्ट सूटेड फॉर ए पर्टिकुलर पोजीशन। अब देखो ना, कोई एक जॉब पोस्टिंग आती है, एक पोजीशन के लिए करते हैं, तो उसमें ये नहीं कि पूरे के पूरे अगर ओवरऑल 10,000 लोग हो तो 10,000 लोग उस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। उसमें आए थे ग्रुप ऑफ एप्लीकेंट्स, ठीक है, बेस्ट सूटेड फॉर पर्टिकुलर पोस्ट। अभी एक पर्टिकुलर पोस्ट की बात कर रही है, पर्टिकुलर पोस्ट का हम कह रहे हैं कि MS आपको मैनेजर मार्केटिंग इज अ पर्टिकुलर पोस्ट। तो आप वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंका मार्केटिंग में MS किया हुआ है, वही मार्केटिंग के मैनेजर मार्केटिंग के लिए, जिन्होंने MS अगर आपने क्राइटेरिया रखा हो या MBA रखा हो, अगर आपने जो भी क्राइटेरिया रखा हुआ है, आप वो लोग ही उसके लिए अप्लाई करेंगे। दैट्स द पर्टिकुलर पोस्ट है, और पर्टिकुलर आप उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, पर्टिकुलर स्किल चाहिए, पर्टिकुलर एक्सपीरियंस चाहिए आपको। मोस्ट मैनेजर रिकॉग्नाइज वन ऑफ देयर मोस्ट डिफिकल्ट एंड इम्पोर्टेंट बिजनेस डिसीजन होता है, प्रोसेस जिसमें इन्वॉल्व मेकिंग अ जजमेंट not about the applicant but about the fit between the applicant and the job considered knowledge, यानी बेस्ट फिट करना होता है। अभी अवेलेबल मार्केट में इसमें अभी दो एक तरीके होते हैं। एक होता है कि जितने लोगों ने अप्लाई किया है, 1000 लोगों ने अप्लाई किया, आप उसमें से सबसे बेस्ट उसमें से है वो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। या ये भी हो सकता है कि नहीं, आपने एक स्टैंडर्ड रखा होगा कि इससे कम स्टैंडर्ड वाला बंदा रिस्पेक्टिव ऑफ द केस हम शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे, ना सिलेक्ट करेंगे। और उसमें हो सकता है कि आपकी उस स्टैंडर्ड में कोई भी बंदा ना आ रहा हो, तो वो भी आपने चीज देखनी है। तो वो एक बेस्ट फिट भी हो सकता है कि, लेकिन आपको जो मिनिमम स्टैंडर्ड भी आप देखते हैं उतना होगा तो फिर ही करेंगे। बस बेस्ट फिट की जरूरत पड़ जाती है कि आपको
अवेलेबिलिटी की वजह से आपको बेस्ट फिट भी करना पड़ जाता है। Other criteria required to perform the job selection process are not carried out through the standard pattern and steps. Process can vary for organization and हर organization का ये process वो different हो सकता है। Environment क्या है? Legal considerations हैं। Legal considerations क्या है? Legislation, executive order and court decision having a major impact on human resource management. It is important for a hiring manager to see the relationship between usual एंड लीगल डिफेंसिबल एक्शन टूल्स। ठीक है, लीगल तरीके से जो चीज होती है वो एनवायरनमेंट को अपने ध्यान में रखते हैं। स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड टाइम अवेलेबल टू मेक द सिलेक्शन डिसीजन कैन हैव अ मेजर effect on the selection process. Closely following selection policies, selection process, closely read selection policies, procedures provided greater protection against legal problems. However, there are times when the sources of pressure of business will dictate the exceptions may be made. Then organizational hierarchy has different approaches to selection are generally taken to fill position at different levels. ये चीजें आ जाती हैं. Then type of organization has sector of economy in which individuals are to be employed, private, governmental, or non-profit, not for profit can also affect the selection process. आगे आप पीछे प्रोबेशनरी पीरियड अक्सर ये होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदे को कहता है जी 3 महीने का एक प्रोबेशनरी पीरियड है। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ पोजीशन के ऊपर और उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उसको प्रोबेशनरी पीरियड कितना है ज़ाहिर है। लेकिन शुरू में हमने ये बात की है कि लीगल कंसिडरेशन इनमें जरूर रखनी होती है कि ओवरऑल कितने लीगली कितना अरसा उसको मैक्सिमम उसको रखा जा सकता है। ये तो नहीं हो सकता कि उसके जी 5 साल के लिए बंदा प्रोबेशनरी पीरियड पे चलता रहेगा। इसका मतलब ये जब दिल किया उसको आपने फायर कर दिया या जॉब से निकाल दिया प्रोबेशन के चक्कर में। तो इसके क्या परमिट वैल्यूएशन एम्प्लॉइज एबिलिटी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। इसमें बेसिकली प्रोबेशनरी पीरियड क्या है, उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं कि जो उसको करना चाहिए क्या वो चीज वही कर रहा है, क्या वो करने के काबिल है कि नहीं है। उसके बेस पे उसको जो प्रोबेशन पीरियड उसको दिया जाता है चेकिंग के लिए। इसमें रिक्रूटमेंट है आइडेंटिफाइड प्रूफ ऑफ वेरिएबल कैंडिडेट्स इंटरनल एक्सटर्नल then I need to select the best individual from the pool and place them into the right job. Best ज़ाहिर जो भी आप सिलेक्शन किए जितने शॉर्ट बेस्ट किए और राइट जॉब के लिए आपने उसको सिलेक्ट कर लिया। उसकी ज़ाहिर बैकग्राउंड मोटिवेशन एबिलिटीज मल्टीपल डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज वो भी की जाती है। बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया में एजुकेशन एक्सपीरियंस स्किल्स एंड एबिलिटीज इसकी आ जाती हैं। द स्टेप्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस ओवरऑल जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है तो उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। जब सबसे पहले इनिशियल स्क्रीनिंग हो जाती है। कोई भी आप एक जॉब पोस्टिंग हुई है और उसके लिए आपको कल हजारों लोग जो जैसे आजकल अनएम्प्लॉयमेंट का काफी कोविड की वजह से काफी इफेक्ट्स आ गए तो हजारों लोग हो सकता है किसी एक चीज के लिए अप्लाई करें। तो उसमें जो है ना कोई भी काम है उसमें पहले इवन एप्लीकेशन बेस्ड। अभी इसमें एक और एग्जांपल देता हूँ। यूएन में जो इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशन की वैकेंसियां आती हैं फर्ज के एक वैकेंसी आई यूजली होता है एक वैकेंसी आ गई या 2 वैकेंसी आ गई किसी मुल्क के अंदर तो उसमें पूरी दुनिया उस एक वैकेंसी के खिलाफ अप्लाई कर देती है। पूरी दुनिया जो है उस एक वैकेंसी के खिलाफ अगेंस्ट जो है ना वो अप्लाई कर देती है। अभी ये है इनिशियल स्क्रीनिंग उसमें ये है कि उसकी जो एप्लीकेशन है उनका जो स्टेप है। अब इनिशियल स्क्रीन में अभी आपको उस बंदे का पहले उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग करनी है एप्लीकेशन से। शॉर्ट लिस्टिंग में है वो हो सकता है हजारों में से वो सिर्फ 1000 लोगों का वो टेस्ट है क्योंकि 10,000 लोगों ने अप्लाई कर दिए एक पोस्ट के लिए। पूरी दुनिया कर रही ना सबके लिए वो ओपन है एवरीबडी कैन अप्लाई। अभी वो 10,000 कर दिए फिर वो इनिशियली आप देख लेते हैं इनिशियली वो जो इनिशियल स्क्रीनिंग में क्या है उन्हें कह दी उन्होंने क्वालिफिकेशन रखी थी कि उसमें बंदे को एमएस होना चाहिए। ठीक है अगर तो एमएस वाले जितने एप्लीकेशन है एमएस वाली वो अलग हो गई। फिर उन्हें कह दी जैसे मैं एग्जांपल दी थी कि एमएस के बाद पीएमपी होना चाहिए। जब मैं आपको पीएमपी का लफ्ज इसी साल यूज कर रहा हूँ कि वो एक क्राइटेरिया के एंगल से वो ये ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कंप्यूटर ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट करता है इंडिविजुअल बंदा नहीं सिलेक्ट करता वो ऑटोमेटिक देखे पीएमपी उसमें बंदा है
वो पीएमओ पे हो गया जी। पहला उसने टिक लगा दिया एमएस का, दूसरा उसने पीएमपी का टिक लगा दिया। फिर वो कहते हैं जी उस बंदे का ना एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी वो देखे किसी एक फील्ड का उससे रेलेवेंट होने के 10 साल एक्सपीरियंस वाला भी टिक हो गया। तो अभी ओवरऑल आप देखते हैं कि वो आस्ता आस्ता जितनी अभी ये पहले अलग हुई, उसमें ये जितनी अलग हुई थी, एमएस वाली अलग हो गई थी, एमएस में से उसने फिर अलग कर ली कि इसमें से फर्ज की मिसाल के तौर पे इसमें आपको 100,000 एप्लीकेशन जो है ना वो शॉर्टलिस्ट हो गई, दुनिया लेवल की, वर्ल्ड लेवल की बात। फिर उनके पीएमपी ने कहा जी इसमें फर्ज किया आपका जी 200 एप्लीकेशन जो है ना वो शॉर्टलिस्ट हो गई, ठीक है। फिर वो तजर्बे पे चला गया जी, 10 साल एक्सपीरियंस, उसमें फिर लोग शॉर्ट हो गए जी, 10 साल वाले सिर्फ 100 बच गए, ठीक है। तो मिसाल अभी और भी क्राइटेरिया कोई हो सकता है, एज लिमिट का हो सकता है जी, एज नॉट मोर देन 50, ठीक है जी, नॉट मोर देन 50, उसमें आप हो सकता है इसमें कट हो गए पीछे बच के 50। मिसाल है ये, अभी देखो 50 बंदे उसने इनिशियली जो है ना वो ऑटोमेटिक तरीके से इनिशियली उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर लिए, जो इनिशियल स्क्रीनिंग में भी बाकी बंदे जो है ना स्क्रीन आउट हो गए। अभी इसकी एक और एग्जांपल है, आर्मी में जिन्होंने कभी किसी का टेस्ट दिया हो, किसी जगह पर आईसीबी का इनिशियल टेस्ट दिया हो या आईसीबी दी हो, तो उसमें भी होता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जी। पहले शुरू में जो टेस्ट है वो उसमें जो बंदे क्लियर करते हैं अगले स्टेप में उस वक्त अगले फिर अगले नेक्स्ट स्टेप में उस वक्त जा सकता है, पहले स्क्रीन आउट हो जाता है अगर बंदा इनिशियल उनकी बेसिक चीजों के ऊपर ना पहुंच सके। उसका मकसद भी यही होता है कि हर स्टेप पे हर बंदे को जज करने की जरूरत नहीं होती है कि बंदे का बेसिकली ही उसका माइंडसेट नहीं है, कैलिबर ही नहीं है उस चीज के लिए, तो उसको फॉरवर्ड टू मूव फर्दर। तो उस लिहाज से उस बंदे की इनिशियल स्क्रीनिंग की जाती है। एप्लीकेंट ब्लैंक उसमें बेसिकली डेटा बेस्ड है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग आई थी, जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी एंड इंटरेस्ट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, ऑनेस्टी टेस्ट, देन इंटरव्यू में आए थे स्ट्रक्चर इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, मिक्स्ड इंटरव्यूज, देन बैकग्राउंड चेक्स आए थे कि उसका क्या बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड, कंडीशनल जॉब ऑफर्स, मेडिकल एग्जाम, ड्रग टेस्ट, फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया। अभी देखो चीज किधर से शुरू हुई, आपके इनिशियल स्क्रीनिंग है, एप्लीकेंट ब्लैंक आ गई, प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग आ गई, इंटरव्यूज हो गए, इंटरव्यूज के बाद बैकग्राउंड उसका देखते हैं, कंडीशनल जॉब ऑफर है, मेडिकल एग्जाम ठीक है। अभी कंडीशनल जॉब ऑफर हो सकती है लेकिन इससे पहले आपका मेडिकल भी होता है, फाइनल सिलेक्शन सिलेक्शन कंडीशनल जॉब ऑफर कंडीशन, इसको आप थोड़े से आगे ले जाएं। एक्चुअल होता है कि ये बाद में बंदा फाइनल सिलेक्शन होती है जॉब, लेकिन अक्सर कई महकमों में तो उसकी सिक्योरिटी चेक भी करते हैं, जिसमें पुलिस जो है ना उसको वेरीफाई करते हैं, जो भी डेटा इस बंदे ने दिया होता है वो पूरा बैकग्राउंड चेक में आप देख लें कि बैकग्राउंड चेक ये आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस है उनका जी, पुलिस या इंटेलिजेंस के कोई भी सेटअप है वो उस बंदे को डिटेल में जाकर देखते हैं कि वो जो डेटा या इंफॉर्मेशन उसने अपने डॉक्यूमेंट्स में दी हुई है क्या वो सही है या गलत है, या उधर जाकर देखते हैं कि ये बंदा किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में तो इन्वॉल्व नहीं है, इसके केसेस तो नहीं है पुलिस के रिकॉर्ड के अंदर के किसी मसले में या किसी केस में इन्वॉल्व तो नहीं कि ऐसे केस में जो लीगली ठीक नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा कोई फर्ज के कोई उसने वैसे कराया जी मेरा आईडी कार्ड गुम हो गया, वो एंट्री कराई हुई, दैट इज अ सेपरेट थिंग, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज आई थी कि चीज उसका आईडी कार्ड गुम हो गया, उसने जाके एंट्री के लिए, आजकल तो उसकी भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन फर्ज का लाइसेंस है, लाइसेंस आपका गुम हो जाता है, कोई एटीएम कार्ड गुम हो जाता है, तो उस केस में आप एंट्री हो तो वो आप जाके दिखाते हैं उनको, बैंक वालों को या जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो अपना लाइसेंस गुम हो गया तो वो आपको बोलता है हाँ जी मेरा लाइसेंस गुम हो गया था और ये मेरी एंट्री मैंने कराई हुई पुलिस में। वो इसका फायदा ये होता है पुलिस की एंट्री का, यानी थोड़ी सी बात साइड पे चलेगी कि वो कोई भी बंदा आपका कार्ड जिसको मिलता है वो किसी जगह कोई गलत कार्रवाई करता है और वो आपका कार्ड उधर फेंक के तो अपने सिग्नेचर आपके सिग्नेचर उधर ड्रॉप कर देता है, तो आपके ऊपर मसला बन सकता है। लेकिन अगर आपने पुलिस में एंट्री कराई तो आपके पास स्टेट आ गई हाँ जी मैंने तो पुलिस में एंट्री कराई, मेरा कार्ड गुम हो गया था और ये इसकी वजह से उसकी फिर कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं आता। देन इनिशियल स्क्रीनिंग की बाद सिलेक्शन प्रोसेस है, पर्पस ऑफ स्क्रीनिंग मैंने आपको बता दिया है, टू डिक्रीज द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बीइंग कंसीडर्ड फॉर द सिलेक्शन, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन हिस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैरेक्टर, इवैल्यूएशन एंड जॉब परफॉर्मेंस है, पर्सनल हिस्ट्री है, डेटा रिज्यूमे है, includes the same type of information as applicants blank, used for more professional type job है, information is usually presented
इन द क्रॉनिकल फंक्शनल ऑर्डर है, पास्ट एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन हिस्ट्री, पास्ट कन्विक्शन रिकॉर्ड है, मेडिकल हिस्ट्री, रेफरेंसेस एटसेट्रा, स्क्रीनिंग इंटरव्यूज हैं, यूज्ड टू वेरीफाई इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन resume और एप्लीकेशन ब्लैंक है. They are usually very short, approximately 30 minutes or so. इंटरव्यू की बात करते हैं. Then if the screening effort is successful, those applicants that do not meet minimum qualification will not move to the next. जैसे वो पहले मैंने एग्जांपल के तौर पे बताई थी यूएन एप्लीकेशन का पूरा कि ये किस तरह के आपको ये वाली एग्जांपल आपको बताई थी कि इस तरह वो तो किस तरह शॉर्ट लिस्ट एप्लीकेशन जो है शॉर्ट लिस्ट होती जाती है. तो सॉरी ये जैसे शॉर्ट लिस्ट 1000 से चली और 50 तक चलेगी, तो ये किस तरह शॉर्ट लिस्ट होती चलती है, एप्लीकेशन जितना होती जाती है. अच्छा जी, ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट लेवल पे जाइए. कंपनीज यूटिलाइजिंग एक्सपेंसिव सिलेक्शन प्रोसीजर्स पुट मोर एफर्ट इन स्क्रीनिंग टू रिड्यूस कॉस्ट. ज़ाहिर स्क्रीनिंग में जितने उनके कम से कम कैंडिडेट आगे जाएंगे तो उनकी कॉस्ट उतनी कम हो जाएगी. तो इंटरव्यू के लिए भी डिपेंड करता है कि उसके लिए भी तो अगर तो आप खुद इंटरव्यू कर रहे हैं विद इन द कंपनी उसकी कॉस्ट डिफरेंट होगी, लेकिन हो सकता है आउटसोर्सर्स के थ्रू आप एक्सपर्ट्स को बुलवा के इंटरव्यू करते हैं तो ज़ाहिर है फिर उसको उनको भी पैसे देने पड़ते हैं, उनका भी एग्रीमेंट हो सकता है. प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग उसकी जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, पर्सनैलिटी एंड इंटरेस्ट टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट है, ऑनेस्टी टेस्ट है. तो उस लिहाज से कि ये किस सिस्टम्स हैं, टूल्स हैं जिसमें आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट मिल जाते हैं. जैसे आईएसएसबी में आप देखते हैं कि वो उधर एक ग्रुप टास्क अफसर होता है, वो आपको जज करता है, साइकोलॉजिस्ट है, वो आपको देख रहा होता है कि आपका किस तरह का माइंड सेट है, आपकी हिस्ट्री क्या है, माइंड सेट क्या, आपको इवन डॉक्यूमेंट्री तरीके से आपको वो जज कर लेते हैं कैसे वो होगा. वो होता है इंटरव्यू स्ट्रक्चर, इंटरव्यू अनस्ट्रक्चर्ड मिक्स्ड इंटरव्यूज, बैकग्राउंड चेक्स में रिसोर्सेज यूटिलाइज इन स्क्रीनिंग एफर्ट में क्या सकता है. एप्लीकेंट ब्लैंक. एप्लीकेंट ब्लैंक क्या चीज है? It is a formal record of individual's application for employment. The next step in the selection process may involve having the prospective employee complete an application for the employment. Specific type of information may vary from firm to firm and even job type within an organization. However, the application form must reflect not only the firm's information needs but also equal employment opportunities requirement. EEO क्या बना जी? Equal employment opportunities requirement. Application forms are a good way to quickly collect verifiable and fairly accurate historical data from the candidate. अभी अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि आपको कहते हैं कि जी आप नंबर ऑफ कॉपीज का भी वो कह सकते हैं, या कहते हैं कि एप्लीकेशन हैंड रिटन एप्लीकेशन आप जमा करवाएं. हैंड रिटन यानी अपने हाथों से आपने लिख के तो एप्लीकेशन देनी है. इसकी क्यों जरूरत पड़ती है? इसलिए जरूरत पड़ती है, वो कहते हैं कि बाद में बंदा इसमें ये कह ना सके कि मुझे तो पता नहीं चला, ये चीज ऐसे नहीं थी तो ऐसी थी. वो अगर उसने हाथ से लिख के दी होगी चीज तो वो बंदा उसमें डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने नहीं किया या मुझे नहीं पता, ये इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं थी तो ऐसी है. जो ज़ाहिर है जो बंदा एक कंप्यूटर से चीज टाइप करके देता है तो उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसको टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, या जिसमें बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है आपने स्पेल चेक लगाया तो उसमें लफ्ज़ की मीनिंग ही चेंज हो गई. लफ्ज़ कुछ का आप लिखना चाह रहे थे लेकिन उधर लफ्ज़ कुछ और टाइप हो गया और स्पेल चेक में फर्ज़ किया किसी जगह आपने लिखना था ग्लैड और उसको जगह के आपका सैड लिखा गया. सैड भी लफ्ज़ अपनी जगह ठीक है, ग्लैड अपनी जगह लफ्ज़ ठीक है, लेकिन वो एक मीनिंग ओवरऑल मीनिंग चेंज हो जाती है. ग्लैड और सैड टोटल एक मीनिंग ही चेंज हो जाती है. तो वो इस चीज़ को ओवरकम करने कि उनके पास भी प्रूफ है कि इसने हैंड लिख के दिए, इसका मतलब है कि जो भी इसने लिखा है ठीक लिखा होगा. तो एप्लीकेशन ब्लैंक की हमने बात कर ली. एप्लीकेशन फॉर्म है, फिर नेम, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, वर्क स्किल्स, रेफरेंस जैसे पहले भी हम जिक्र करते आ रहे हैं. ए फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल्स एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट. क्रिटिकल एस्पेक्ट क्या आते हैं? एप्लीकेंट सर्टिफाइज, एप्लीकेंट एग्रीज. अभी ये देखो बड़ी वो सर्टिफाई करता है कि जो भी उसने लिख के दिया है वो ठीक है, और एग्री करता है कि जो भी हुआ इसमें गलती या कोई चीज़ है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, उसमें नीचे लिखा भी होता है. ऑथोराइजेस यानी उसको ऑथराइज भी करता है कि हाँ जी ये जो कुछ है ठीक है. एप्लीकेंट अंडरस्टैंड्स एंड एक्सेप्ट्स रिटन एग्रीमेंट, यानी अक्सर चीज़ों के एंड पे लिखा होता है
पर्टिकुलरली आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ भी आई थी कि तो लिखा होता है कि द अक्यूज अंडरस्टैंड द जो भी कॉन्टेंट इन द लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड, यानी जो भी चीज इसके अंदर है अक्यूज लिखा है, जो जो वो बोल रहा है वो ठीक लिखा हुआ बोल रहा है, ठीक है जी। बेसिकली वो सर्टिफाई कर दिया उसने। क्या चीज वो एप्लीकेंट ब्लैंक बेसिकली ये है कि वो उससे रेलेवेंट है, जो कुछ कहते हैं लिखा हुआ है वो मीट करती है कि नहीं मैं मीट करती है। जैसे मैं इनिशियल स्क्रीनिंग वाली में बात कर रही हूँ, पहला पॉइंट था इनिशियल स्क्रीनिंग, दूसरा एप्लीकेंट ब्लैंक है। तो इंटर रिलेटेड इसलिए बन जाती है कि चीजें जो ऑटोमेटिक जो उसकी चीज अंदर है आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट करती है तो ठीक है, अदरवाइज वो उधर से इनिशियल स्क्रीनिंग में निकलेगा एप्लीकेंट ब्लैंक से पहले। रेड फ्लैग पोटेंशियल प्रॉब्लम एरिया कंसर्निंग द एप्लीकेंट, आप उसमें हाईलाइट कर देते हैं। जो एप्लीकेशन जब आती है, जो एक्सपर्ट या एचआर को डील कर रहे होते हैं तो वो फ्लैग लगा लेते हैं। जिस चीज अगर बंदे के रिकॉर्ड में कोई चीज ऐसी है और उसकी पुलिस वगैरह वेरिफिकेशन होके आपके पास आ गई, पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ जी इस बंदे के अगेंस्ट करप्शन के ये सो चार्जेस हैं या इसका मुकदमा चल रहा है सो करप्शन केस में, तो ज़ाहिर है फिर एक किस्म का रेड रेड फ्लैग ऑन हो गया। उनके जेहन में एक लाइट ऑन होगी कि ये बंदा ऑलरेडी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व है और अगर हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन में आ गया तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वो रेड फ्लैग का ये इफेक्ट आ जाता है कि रेड फ्लैग ऑन हो गया और आप रेड फ्लैग पे लगा देते हैं कि हाँ जी ये बंदा जो है ना ये ऑलरेडी ठीक नहीं है, पहले ही उसके उसके ऊपर उस लिहाज से देखते हैं। देन वार्निंग साइंस दैट मे रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, रेड फ्लैग है वार्निंग साइन, ठीक है। टाइम गैप्स इन एम्प्लॉयमेंट, वेग आंसर्स, अभी अभी वार्निंग रेड फ्लैग इज अ वार्निंग साइन है कि इसको आप देख लें इसके पॉइंट को। ये नहीं कि वो फर्ज के एक ये हो सकता है किसी मुकदमे में उसका नाम है लेकिन वो किसी ने वैसे ही नाम जो झूठा नाम डाला हुआ है, तो यार वो भी चीज देख ली। फिर अगर आप उसको शुरू से रिजेक्ट कर देंगे, इनिशियल स्क्रीनिंग से निकाल देंगे, वो भी ज्यादती हो जाएगी। लेकिन उसमें कहते हैं इन्वेस्टिगेशन का लफज है, तो आप इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं कि वाकई वो बंदा ठीक है या गलत है। अच्छा, वेग रीजन फॉर लीविंग प्रीवियस जॉब, कोई रीजन उसने जॉब छोड़ी हुई है पहले तो उसको कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस नहीं है, ठीक है। मैं कहता बस मेरा दिल की मैं जॉब छोड़ दी, ऐसे दिल कैसे किया जॉब छोड़ दी भी, उसके कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन होने चाहिए आपने वो जॉब छोड़ी है। हो सकता है आप उस ऑर्गेनाइजेशन से आप चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि उसको जॉब से निकाला गया था, इसने छोड़ी नहीं है और यहाँ इससे जबरदस्ती रिजाइन लिया गया था, काम रिजाइन दे दो नहीं तो हम आपको निकाल देंगे, तो रीजन होगी ऐसी, वो आप जज कर लेते हैं। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, वो आपको एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री देता नहीं है, आप पिछला को रिकॉर्ड देना नहीं चाहता, वो भी आपके लिए एक रेड अलार्म रेड फ्लैग खड़ा हो जाता है। इनकन्सिस्टेंसीज इन सैलरी हिस्ट्री भी है, वो ये सैलरी में आप एक ही जगह पर जॉब कर रहे हैं जी, मैं 1 लाख रुपए तनख्वाह थी जी, 6 महीने बाद उसकी 5 लाख रुपए तनख्वाह होगी जी। यार ये सडनली नहीं कि ये कैसे हो गया कि 5 लाख तनख्वाह होगी, 1 लाख से 5 लाख तनख्वाह कैसे होगी, ठीक है। तो ये चीज भी आपने देखने की जरूरत होगी कि वो कैसे फर्क पड़ा, वो इनकन्सिस्टेंसी उसकी पे पैकेज में आ गए, कोई दो नंबर इतनी। when employee list are out of business, then so that's about all for our today's lecture। आज इट्स बेसिकली हमने जो कवर किया है इसमें मैं आपको पीछे जाकर फिर बताता हूँ दो चीजें। पहले सिलेक्शन के ऊपर हमने बातचीत की, सिलेक्शन में फर्दर पर हमने देखी कि स्टेप्स सिलेक्शन में क्या होते हैं। स्टेप्स में जो अभी आज बेसिकली दो चीजें हमने के देखी हैं कि जो ज्यादातर आ जाती हैं कि इनिशियल स्क्रीनिंग को हमने टच किया है और उसके बाद हमने एप्लीकेंट ब्लैंक को देखा है और इसको एक जनरल हमने टेस्ट किया है कि इसमें क्या चीजें हो सकती हैं। लेकिन मेन चीज हमने ज्यादा फोकस इस इंटेलिजेंट इनिशियल के ऊपर और एप्लीकेंट ब्लैंक के ऊपर हमने ज्यादा